हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम 1 फरवरी को जो जारी किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जो बजट जारी किया गया 2025-26 का, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और बजट के अंतर्गत हम देखेंगे, बजट के बारे में समझेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बजट से संबंधित उसके बारे में समझेंगे। और बाद में हम जो प्रावधान किए गए हैं बजट में, विभिन्न जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि बजट की बात की जाए तो बजट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया गया है, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। कहाँ पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसका उल्लेख किया गया। लेकिन बजट शब्द का संविधान में बजट शब्द मेंशन नहीं किया गया, उसके स्थान पर लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट क्या होता है? बजट एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर्स में। तो एक फाइनेंशियल ईयर्स में सरकार कितना आय प्राप्त कर रही है और कहाँ कितना खर्च कर रही है, या एक्सपेंडिचर कितना है, सरकार का खर्च कितना है, उसका लेखा जोखा होता है बजट। तो बजट में क्या होता है? सरकार की प्राप्ति रेसिप्ट होता है और सरकार का एक्सपेंडिचर होता है, सरकार का खर्च होता है। तो बजट में सरकार आय कहाँ से प्राप्त कर रही, कितना प्राप्त कर रही है, और खर्च का विवरण होता है बजट में एक फाइनेंशियल ईयर में। आय की बात की जाए, रिसिप्ट की बात की जाए, प्राप्ति की बात की जाए, तो एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट होता है। और उसी प्रकार एक्सपेंडिचर में या खर्च में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या पूंजी खर्च और राजस्व खर्च होता है। उसी प्रकार रिसिप्ट में, प्राप्ति में, एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक होता है पूंजी खर्च होता है। सबसे पहले हम समझ लें कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट कौन सा होता है, दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की, पहले हम कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लें। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि जो सरकार प्राप्ति कर रही है, आय प्राप्त कर रही है, उस आय प्राप्त करने में सरकार की देयता में वृद्धि हो या लाइबिलिटीज में वृद्धि होती है, और या एसेट या सरकार की परिसंपत्ति का नुकसान होता है या परिसंपत्ति में कमी आ रही है, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि सरकार की देयता बढ़ती है और परिसंपत्ति में कमी आती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, सरकार यदि बोरोइंग या उधार ले रही है, ऋण ले रही है, तो सरकार यदि बोरोइंग या ऋण ले रही है, जैसे सरकार, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सटर्नल ऋण ले रही है, आंतरिक ऋण ले रही है, या बाह्य ऋण या आंतरिक मार्केट से ऋण प्राप्त कर रही है ट्रेजरी बिल सिक्योरिटी के माध्यम से। तो यहाँ क्या होता है कि यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सरकार बाह्य ऋण, जो इंटरनेशनल एजेंसियाँ जैसे IMF है, से क्या कर रही है, उधार ले रही है। तो यदि जो उधार या ऋण ले रही है सरकार सरकार उसमें क्या होगा कि जब सरकार वापस करेगी तो इसमें सरकार की देयता में वृद्धि होगी, क्योंकि जो ऋण ले रही है उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा होगा। तो सरकार को जब वापस करना पड़ेगा, वापस ऋण का भुगतान करना पड़ेगा IMF को, तो उसकी लाइबिलिटीज़ में वृद्धि हो रही है। यदि 100 रुपया लिया है तो उस पर 20% का वार्षिक इंटरेस्ट है, सरकार को वापस करना पड़ेगा IMF को 120 रुपया। इस प्रकार देखा जाए सरकार की देयता या लाइबिलिटीज़ में वृद्धि हो रही है, तो इसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। यदि सरकार रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार जैसे
जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार क्या करती है कि जो लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनको उधार दे रही है। तो यदि सरकार क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट और स्टेट को उधार दे रही है। जब कोई संस्था या सरकार किसी को उधार देती है तो वह एसेट के रूप में होता है, परिसंपत्ति के रूप में होता है। तो किसी संस्था या सरकार द्वारा यदि कोई लोन दिया जा रहा है या उधार ऋण दिया जा रहा है तो उस सरकार का क्या होगा, वह एसेट होता है। तो यदि सरकार रिकवरी करने लगे, जो उसके द्वारा जो ऋण दिया गया है उसकी रिकवरी करने लगे, तो क्या होगा कि इसके एसेट में कमी आएगी, क्योंकि जो ऋण दिया गया है वह एक प्रकार का एसेट है, तो एसेट में कमी आ रही है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि यदि एसेट परिसंपत्ति का नुकसान होता है तो वह माना जाता है कैपिटल रिसिप्ट। तो जो यहाँ लोन की रिकवरी करके सरकार इनकम प्राप्त कर रही है, इससे क्या हो रहा है कि सरकार के एसेट प्रभावित हो रहे हैं, एसेट में या परिसंपत्ति में कमी आ रही है। तो यह एक प्रकार का रिकवरी ऑफ लोन भी क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट हुआ। इसके अलावा सरकार डिस इन्वेस्टमेंट करती है या विनिवेश करती है। सरकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर की जो भी संस्थाएं, उसका यदि निजीकरण कर रही है तो उसको बेच रही है, उसका शेयर बेच रही है, तो इससे सरकार को इनकम प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि सरकार की एसेट में जो प्राप्ति हो रही है उससे एसेट में कमी आ रही है। तो सरकार संपत्ति बेचकर यदि इनकम प्राप्त कर रही है तो वह भी क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। लेकिन बात की जाए रेवेन्यू रिसिप्ट की, यदि सरकार की ना तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ना कोई परिवर्तन हो रहा है, और ना ही सरकार के एसेट में परिवर्तन हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है और जो टैक्सेस होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यह रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे सरकार यदि लाइसेंस शुल्क जुर्माने से जो राशि प्राप्त कर रही है, आय प्राप्त कर रही है, वह क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और उसी प्रकार नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत जो सरकार की पब्लिक सेक्टर की उपक्रम है, उनके द्वारा जैसे सरकार कुछ सेवाएं प्रदान करती है नागरिकों को, रेल सुविधा या बस सेवा, कुछ भी प्राप्त दी जा रही है, सेवाएं दी जा रही है सरकार से, उससे जो लाभांश प्राप्त होता है वह भी क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। इसमें क्या होता है, यह भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसके बारे में समझा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यदि सरकार की ना तो देयता में कमी आ रही है या लाइबिलिटीज में कमी आ रही है और ना ही संपत्ति का निर्माण हो रहा है, ना ही संपत्ति का निर्माण हो रहा है, वह क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाएं लाई जाती हैं, प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, वह क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार जो सब्सिडी प्रदान कर रही है नागरिकों को, वह भी क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ तो ना तो देयता में कमी आ रही सरकार की और ना ही संपत्ति में वृद्धि हो रही है या पूंजी का निर्माण ना तो हो रहा है, तो यह क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसी प्रकार एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि यदि सरकार का वह खर्च जिससे संपत्ति का या एसेट का निर्माण हो रहा है, वह क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सरकार का वह खर्च जिससे देयता, सरकार की देयता में कमी आ रही है, देयता में कमी आ रही है, वह भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत है। हमने देखा देयता क्या है और एसेट क्या है। जैसे सरकार सड़क का निर्माण करे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे, उससे क्या होता है, सरकार की पूंजी का निर्माण हो रहा है। यहाँ सरकार के एसेट का निर्माण हो रहा है, वह क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यदि सरकार ने जो बोरिंग किया है या ऋण लिया है उसको ऋण अदायगी कर रही है, तो उसमें देयता में क्या होगा, कमी आएगी, तो वह भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में समझा। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसके बारे में समझा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में जाना। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में समझा। अब बजट का प्रोसेस क्या होता है। बजट का प्रोसेस या प्रक्रिया क्या होती है। तो पहली बार क्या होता है कि जो बजट होता है, बजट का जो एस्टिमेट होता है, वह प्रेजेंट किया जाता है हाउस में या पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद, प्रस्तुत करने के बाद, जो अगला
स्टेप होता है वह होता है कि उस पर जनरल डिस्कशन होता है, उस पर सामान्य चर्चा की जाती है। सामान्य चर्चा के बाद जो विभिन्न मिनिस्ट्री हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्री या मंत्रालय हैं, उनके द्वारा जो डिमांड की जाती है, ग्रांट की मांग की जाती है, उस पर क्या होता है, जो कमेटी होती है, स्टैंडर्ड कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस पर क्या करती है, चर्चा करती है या उसको उसकी जांच करती है। इसके बाद ग्रांट की मांग पर, अनुदान की मांग पर वोटिंग की जाती है और अंत में क्या होता है, फाइनेंस बिल पास हो जाता है। तो यह है बजट प्रोसेस या प्रक्रिया, क्या किस प्रकार बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, उस पर जनरल डिस्कशन होता है। फिर जो अलग अलग मंत्रालय की डिमांड होती, ग्रांट होता है, अनुदान की जो मांग होती है, उस पर जो स्टैंडिंग कमेटी है वह चर्चा करती है या जांच करती है। इसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है और अंत में फाइनेंस बिल पास हो जाता है। तो हमने बजट के अंतर्गत देखा कि बजट क्या है, सरकार की आय या जो आय प्राप्ति है और खर्च सरकार का क्या हो, उसका लेखा जोखा होता है बजट। और रिसिप्ट के अंतर्गत जो प्राप्ति होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसके बारे में जाना। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, इसके बारे में जाना। और उसी प्रकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में समझा और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझा। बजट का इतिहास देखा जाए तो आज़ादी के पहले, सबसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा जो बजट पेश किया गया वह 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और आज़ादी के बाद पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया वह 1947 के बाद फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आज़ादी के पहले भारत का बजट जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया था और 1947 आज़ादी के बाद फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम द्वारा, चेट्टी द्वारा बजट पेश किया गया। अब बजट में किस क्षेत्र से पैसा आता है, किस किस मद से पैसा आता है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। यदि बात की जाए रूपी कम्स फ्रॉम, पैसा कहाँ से आता है, सरकार के पास जो आय प्राप्ति होती है किस मद से पैसा आता है, तो सरकार उसमें क्या है 24% उधार लेती है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। तो सबसे ज़्यादा उधारी से प्राप्त करती है सरकार। उधारी के बाद सबसे, इसके बाद जो इनकम टैक्स होता है, इनकम दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स से प्राप्त करती है। तो पहले नंबर पर उधारी से, दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स से प्राप्त करती है और तीसरे नंबर पर सरकार की जो प्राप्ति होती है सबसे ज़्यादा वह है जीएसटी। जीएसटी से 18% प्राप्त करती है। और जीएसटी के बाद सरकार जहाँ से पैसा आता है वह है कारपोरेट टैक्स से आता है। तो चार प्रमुख, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार उधारी से प्राप्त करती है, ऋण से प्राप्त करती है, दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स से प्राप्त करती है, तीसरे नंबर पर है जीएसटी से प्राप्त करती है और इसके बाद कारपोरेट टैक्स से प्राप्त करती है। इसके अलावा कुछ जैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% प्राप्त करती है, 9% जो नॉन टैक्स रेसिप्ट है उससे प्राप्त करती है और 4% कस्टम ड्यूटी से प्राप्त करती है। तो हमने देखा सरकार की जो प्राप्ति होती है, रिसिप्ट होती है, किन मदों से आता है, किन क्षेत्रों से आता है। तो सबसे ज़्यादा सरकार क्या करती है, बोरोइंग या उधार लेती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सरकार इनकम टैक्स से प्राप्त करती है और तीसरे नंबर पे सरकार जीएसटी से प्राप्त करती है। जीएसटी के बाद कारपोरेट टैक्स है। लेकिन सरकार खर्च कहाँ करती है सबसे ज़्यादा, तो सरकार का जो पैसा खर्च होता है सबसे ज़्यादा वह होता है 22%। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर प्राप्त करती है, टैक्स प्राप्त करती है, उसमें 22% टैक्स किसका होता है, शेयर किसका होता है, स्टेट का। तो सरकार जो टैक्स द्वारा प्राप्त करती है, जो उसमें जो स्टेट का शेयर होता है वह है 22%। और इसके बाद सरकार ने जो ऋण लिया है उस इंटरेस्ट पेमेंट या ब्याज की अदायगी में 20% खर्च करती है। और तीसरे स्थान पर है 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम वहाँ खर्च करती है। इसमें डिफेंस और सब्सिडी नहीं शामिल है। उसी प्रकार 8% सरकार खर्च करती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च करती है, 8% सरकार डिफेंस में खर्च करती है और 6% सरकार मेजर सब्सिडी, जो सब्सिडी प्रदान करती है, वहाँ खर्च करती है। तो इस प्रकार देखा जाए सरकार
सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वह होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स, टैक्स में जो राज्य की भागीदारी है। दूसरे स्थान पर इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार जो ब्याज की अदायगी करती है वहाँ खर्च होता है। तीसरे नंबर पर 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू की जाती हैं उन पर खर्च होता है। उसी प्रकार सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% खर्च होता है। तो हमने देखा सरकार का पैसा कहाँ से आता है और किस मद में खर्च किया जाता है, इसके बारे में जाना। यदि सरकार की रिसिप्ट देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2025 या 26 में जो अनुमान लगाया गया प्राप्ति का, वह है रुपये 34.96 करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है। हालांकि जो सरकार इसमें बोरिंग या उधार लेती है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो जो अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट में रिसिप्ट का, वह है 34.96। इसमें सरकार जो ऋण लेती है वह नहीं शामिल है। तो इंडियाज यूनियन बजट 2025-26 है सेट द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कुल खर्च का अनुमान कितना है, 50.65 लाख करोड़ रुपया है। तो लेकिन जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है 2024-25 का, उसमें कितना था, 47.16 था। जो पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टीमेट है 2024-25 का, उसमें 47.16 है। लेकिन जो अनुमान लगाया गया है 2025-26 के बजट में, वह खर्च का अनुमान है 50.65 लाख करोड़ है। तो प्राप्ति की बात की जाए, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाए, तो जो 2023-24 का एक्चुअल डाटा था उसमें जो प्राप्ति हुई थी, रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ था, वह 27.3 था। लेकिन बजट एस्टीमेट 2024-25 का जो बजट था उसमें 31.3 लाख करोड़ रुपया था रेवेन्यू रिसिप्ट। रिवाइज डाटा 2024-25 में 30.9 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट था। बजट एस्टीमेट 2025-26 का जो अनुमान लगाया गया है वह रेवेन्यू रिसिप्ट 34.2 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया। बात की जाए कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट में जो 2023-24 का एक्चुअल डाटा है वहाँ 17.1 लाख करोड़ रुपया कैपिटल रिसिप्ट था। बजट एस्टीमेट 2024-25 में यह 16.9 था। जो रिवाइज डाटा आया वह है 16.3। तो 2024-25 का जो रिवाइज डाटा है वहाँ है 16.3। बजट एस्टीमेट 2025-26 का जो अनुमान लगाया गया है कैपिटल रिसिप्ट का, वह है 16.64। एक्सपेंडिचर की बात की जाए, खर्च की बात की जाए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, एक्चुअल डाटा 12.5 है। बजट एस्टीमेट 2024-25 में 15 लाख करोड़ रुपया है, जबकि रिवाइज्ड डाटा जो आया 13.2 लाख करोड़ रुपया है। बजट एस्टीमेट 2025-26 वर्तमान बजट है उसमें जो अनुमान लगाया गया है 15.5 लाख करोड़ है। उसी प्रकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू खर्च की बात की जाए तो जो एक्चुअल डाटा 2023-24 का उसमें 34.9 लाख करोड़ रुपया। बजट एस्टीमेट 2024-25 में 37.1 लाख करोड़ रुपया। रिवाइज जो डाटा है 37 लाख करोड़ रुपया। और बजट एस्टीमेट 2025-26 का जो अनुमान लगाया गया है वह है 39.4 लाख करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया। बात कर ली जाए जो घाटे हैं, विभिन्न घाटे हैं, डेफिसिट की बात कर ली जाए, जिसमें फिजिकल डेफिसिट 2022-23 में 6.4 था, 2023-24 में 5.64 है, 2024-25 का जो रिवाइज डाटा है 4.8 है, और बजट एस्टीमेट में कितना रखा गया है, 4.44 रखा गया। फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए, फिजिकल डेफिसिट या जिसे कहा जाता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में क्या होता है, सरकार का खर्च और सरकार का खर्च माइनस सरकार की जो रिसिप्ट होती है, जो प्राप्ति होती है, और प्राप्ति में जो सरकार उधार ले रही है या ऋण ले रही है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो प्राप्ति में ऋण को जो सरकार उधार ले रही है, बोरिंग कर रही है, उसको शामिल नहीं किया जाता। तो सरकार का कितना खर्च हो रहा है, सरकार कितना प्राप्त कर रही है, उसका तो खर्च माइनस रिसिप्ट या प्राप्ति, और प्राप्ति में जो सरकार उधार ले रही है उसको नहीं शामिल किया जाता। तो यह होता है फिजिकल डेफिसिट होता है।
उसी प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार का जो रेवेन्यू खर्च होता है और सरकार का जो रेवेन्यू प्राप्ति होती है वह कहलाता है फिजिकल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि सरकार का रेवेन्यू खर्च माइनस सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? सरकार का जो राजस्व घाटा होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है, उसमें से सरकार जो ब्याज की अदायगी कर रही है, ब्याज जमा कर रही है, उसको घटा दिया जाए तो वह होता है प्राइमरी डेफिसिट होता है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि सरकार का वह खर्च का जो राजस्व घाटा होता है, राजस्व घाटे में से यदि जो राजस्व खर्च किया जा रहा है, यदि परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है उससे, वह खर्च जिससे परिसंपत्ति का निर्माण या एसेट का निर्माण हो रहा है, वह राजस्व खर्च जिससे एसेट का निर्माण हो रहा है, तो उसको घटा दिया जाता है, तो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो हमने फिजिकल डेफिसिट के बारे में देखा। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि जो सरकार का खर्च है और सरकार का प्राप्ति है, खर्च में से प्राप्ति घटा दी जाएगी, लेकिन जो प्राप्ति है उसमें ऋण को नहीं शामिल किया जाता। उसी प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट आता है, यदि सरकार ब्याज की अदायगी जो कर रही है उस ब्याज को घटा दिया जाए तो वह क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार कुछ राजस्व खर्च जिससे परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, उस राजस्व घाटे में से उसको घटा दिया जाए तो वह होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो आज की क्लास में हमने बजट के बारे में समझा। इसके बाद देखा गया कि बजट का प्रोसेस क्या होता है, बजट का इतिहास क्या होता है, या इसके बाद हमने देखा कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में समझा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में समझा। तो आज की क्लास में हमने बजट की जो मूल बातें उसके बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो 2025-26 के बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम बजट से संबंधित बजट के बारे में, जो 2025 और 26 के बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या फैसला लिया गया है, उसके बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।